हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। इससे पहले जो हम लोग लेक्चर देखे थे उसमें देखे थे हम लोग इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर एंड देयर प्रॉपर्टीज। उसके बाद देखे थे स्फेरिकल मिरर एंड देयर टाइप्स। उसमें क्या था, कनकेव था, कन्वेक्स था। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वो देखे थे कि टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल। उसमें क्या क्या था, उसमें था सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, एपर्चर। अगर ये आपको नहीं पता तो प्लीज़ इससे पहले वाला वीडियो देख ले, अगर पता है तो इससे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, पीछे वाला देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं आगे इस लेक्चर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय स्फेरिकल मिरर। दूसरा पढ़ेंगे रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर। तीसरा पढ़ेंगे यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। इसके बाद हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम क्या होता है। देखिए, रूल्स तो एक ही है। वो रूल्स ये था कि एंगल आई जो होगा एंगल आर के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन कोई एक ही तरीके से कोई एक चीज़ बार बार होते रहता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूल्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे मेरा सुबह 5 बजे खाने का आदत है तो मैं सुबह हर दिन 5 ही बजे खाता हूँ सुबह को, मान लेते हैं। तो यही क्या हो गया, रूल्स हो गया कि ये लोग कहेगा क्या, उसका योग करना रूल्स है। ठीक है, बस यही है। लेकिन उसी को हम लोग ऐसे कुछ कुछ देख लेते हैं, तीन चार बात है वो, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो रूल समझने से पहले हम लोग कुछ बात समझ लेते हैं। ठीक है, वो बात ये है कि देखिए, एक चीज़ हम आपको बताते हैं। वो ये बात है कि जैसा कि हम लोग प्लेन मिरर में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और ये इंसिडेंट आता है। जहाँ पे इंसिडेंट आता है वहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और वो नॉर्मल का क्राइटेरिया क्या होता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे से वो परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90 डिग्री का होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हमको एक बात बताइए कि अगर ये प्लेन मिरर है, अगर कोई ऐसा रे ऑफ लाइट हो जो 90 डिग्री से ही इंसिडेंट करे, तो इस पे नॉर्मल कैसा बनेगा, यही बनेगा। इस पे रिफ्लेक्टेड रे भी कैसा होगा, यही होगा। मतलब रिट्रेस कर लेगा ये बात। इसका क्या मतलब, एंगल आई जो होगा वो क्या होगा, एंगल आर के बराबर होगा। ठीक है, आई होप बात समझ में आया होगा। बस एक बार और कि अगर कोई ऐसा मिरर है जिस पे क्या हो, 90 डिग्री से स्ट्राइक कर रहा है, 90 डिग्री से स्ट्राइक कर रहा है, तो इसमें नॉर्मल भी क्या होगा, यही होगा, और इसका रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, यही होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में होता है। तो इसका नॉर्मल और इंसिडेंट रे क्या है, एक ही है। तो एंगल आई हमारा क्या होगा, जीरो होगा, तो एंगल आर भी जीरो होगा। तो प्लेन मिरर के केस में तो नॉर्मल का क्लियर है। अब हम थोड़ा स्फेरिकल मिरर के केस में नॉर्मल को समझना चाहते हैं। ठीक है, तो एक बात बताइए कि हम लोगों ने नॉर्मल क्लास में एक थ्योरम पढ़ा था। वो थ्योरम ये कहता था कि जो भी लाइन सर्कल में सेंटर से पास होता है वो सर्कल के बाउंड्री पे 90 डिग्री बनाता है। ये हमने कब पढ़ा था, नाइन्थ क्लास के एक थ्योरम है। अगर याद नहीं है तो जाके दोबारा से एक बार पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ ली तो बस अभी जो समझा रहे हैं उसको समझ लीजिए, उसका कोई नीड नहीं है। ठीक है, यही था। तो अब हम बस, ये हमारा क्या था, सेंटर था। अब हम यहाँ से कट कर दिए। ठीक है, ये पोर्शन कट कर दिया और यही हमारा क्या हो गया, मिरर हो गया। तो अब इस बाउंड्री पे 90 डिग्री क्या होगा, नॉर्मल का क्या क्राइटेरिया होता है कि वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उससे क्या बना, 90 डिग्री बना। तो अभी तो पढ़े कि ये क्या है, एक स्फीयर ही तो है। नहीं, तो जो भी सेंटर से पास करेगा वो यहाँ क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो यही जो सेंटर से जो भी लाइन पास करेगा स्फेरिकल मिरर के केस में, वही हमारा क्या होगा, नॉर्मल होगा। बस सीधा साधा बात, इन वन वर्ड। तो इस केस में हमारा नॉर्मल क्या होगा, यही होगा, जो सेंटर से पास कर रहा है वही नॉर्मल होगा। तो अगर यहाँ पे एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा क्या है, फोकस है, और ये हमारा सेंटर। अगर ये कोई रे ऑफ लाइट है, ठीक, अगर बोले कि यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ, तो नॉर्मल ड्रॉ करने का क्या, एक ही क्या तरीका है कि वो सी से पास हो गया, वही हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, बात खत्म। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर का नॉर्मल समझ में आ गया। अब एक बार को ये नॉर्मल हो गया, इसका क्या मतलब, यहाँ ये 90 बना रहा है तो 90 बना रहा है, इसका ये मतलब ये अगर कोई रे ऐसे जाएगा तो क्या हो गया, यही लाइन फिर ट्रेस कर लेगा, मतलब रिट्रेस इस बात कर लेगा। क्यों, क्योंकि वो एंगल आई क्या होगा, जीरो होगा, तो एंगल आर भी जीरो होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ये इंसिडेंट है, आपको यहाँ बोले कोई नॉर्मल ड्रॉ करने, तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, बस सिंपल सी बात है, जो सी से पास हो गया वही क्या हो गया, हमारा नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर के केस में नॉर्मल ड्रॉ करना आ गया, नॉर्मल समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि रूल्स क्या है रिफ्लेक्शन का। तो पहला रूल ये कहता है कि अगर जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा वो फोकस से पास करेगा। ठीक है, बस इतना ही सा, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। ठीक, यहाँ पे भी क्या है, अगर नॉर्मल ड्रॉ करना है, यहाँ पे तो क्या हो गया, सी से एक लाइन पास करवा दे, वही हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच। ठीक है, तो पहला रूल यही कहता है कि अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होगा, फोकस से पास करेगा। ठीक है,
कन्वेक्स के केस में क्या होगा कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो डाइवर्ज करेगा कि फोकस के पास से, ठीक है। जैसे ये ऐसा डाइवर्ज करेगा कि उसको जब पीछे की तरफ एक्सटेंड किया जाए तो वो फोकस से क्रॉस कर जाए, ठीक है। कनकेव समझ में आ गया, कन्वेक्स समझ में आ गया, पहला समझ में आ गया। दूसरा उसी का रिवर्स है। पहला क्या था कि अगर पैरेलल है, पहला क्या था कि अगर पैरेलल है तो वो फोकस से पास हो जाएगा। इसमें उल्टा क्या है कि अगर फोकस से जा रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इसमें भी वही केस है बाबू, देखिए यहाँ पे सी से जा रहा है तो वो नॉर्मल हो गया, एंगल आई हो गया, आर हो गया, तो एंगल आई एंगल आर के बराबर हमेशा होगा। लेकिन बस ये रूल है, तो पहला क्या था, पैरेलल था तो फोकस से हो गया, दूसरा क्या, फोकस से जा रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया, ठीक है। कन्वेक्स केस में भी यही होगा कि अगर ऐसा लग रहा है कि फोकस से पास करेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और इसमें भी नॉर्मल क्या होगा, वही होगा जो सी से आएगा, वही क्या होगा हमारा नॉर्मल होगा। तो एंगल आई हमेशा क्या होगा, एंगल आर के बराबर होगा। दूसरा समझ में आ गया। तीसरा हमारा ये कहता है कि जो सी से आएगा सी से चला जाएगा। इसमें ज़्यादा डिटेल्स में बताने का जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो सी से आता है वही हमारा क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो जो नॉर्मल होता है, तो अगर ये 90 डिग्री है तो इस पर कोई आएगा तो ये भी क्या होगा, इसके बीच का क्या होगा, 0 डिग्री होगा, और 0 डिग्री से फिर रिफ्लेक्ट भी कर जाएगा। इसीलिए सी से जो आएगा वो अपना पाथ क्या करेगा, रिट्रेस कर लेगा। इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर भी क्या होगा, सेम होगा कि अगर कोई ऐसा लग रहा है कि आगे जाके सी से पास करेगा तो वो रिट्रेस अपना पाथ कर लेगा। क्यों होता है ये हम पहला स्लाइड में देख चुके हैं, ठीक है। अब हमारा आखिरी और फोर्थ पॉइंट एकदम सीधा साधा, वो ये है कि अगर कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस पी पे स्ट्राइक करता है एंगल आई से, तो ये एंगल आर से चला जाएगा, ठीक है। जैसे सब केस में हो रहा था, ये क्या है, हमारा नॉर्मल है। अगर सी से कोई लाइन जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल है। तो यहाँ पे कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस आया एंगल आई से, तो वो एंगल आर से क्या होगा, लौट के चला जाएगा। इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर क्या होगा, सेम ही होगा, एंगल आई से आया और एंगल आर से चला गया, ठीक। तो ये हमारा आखिरी था। नोट में लिखा हुआ है कि जो भी हम ऊपर लॉ पढ़े उसमें क्या होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा ही करेगा, जैसा कि हम लोग देख भी चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा आखिरी था। एक बार इसको और दोबारा से देख लेते हैं। पहला क्या था, पहला पहला ये था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास कर जाएगा, फोकस, ठीक है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास कर जाएगा, फोकस, ठीक है। यही हमारा पहला था। कन्वेक्स के केस में क्या होगा कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो एपियर्स टू डाइवर्ज हो जाएगा, कहाँ से, फोकस से। ऐसा लगेगा कि वो फोकस के पॉइंट जहाँ से वो पीछे जाके मिल जाएगा वहीं से क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक है। पहला में किसी को कोई दिक्कत कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे आ रहा है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्टेड फोकस से पास कर जाएगा, डेट्स इट। दूसरा क्या है, ठीक इसका उल्टा है। दूसरा इसका उल्टा ये है कि अगर कोई फोकस से आ रहा है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अगर कोई फोकस से आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, बात खत्म। इसमें भी क्या होगा, वही होगा कि अगर ऐसा कोई एपियर हो रहा है कि ये फोकस से पास होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ चला जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये इंसिडेंट था, ये रिफ्लेक्टेड था, ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड। आई होप यहाँ तक कुछ दिक्कत नहीं होगा। पहला, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है फोकस से आ जाएगा, अगर फोकस से आ रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, दोनों एक जैसा है, ठीक। अब तीसरा क्या है, तीसरा वही है कि अगर कोई भी सी से आएगा तो सी से चला जाएगा। ये क्यों आएगा, क्यों चला जाएगा, ये आप लोग शायद समझ में आ गया होगा, आई होप सो। इसमें भी अगर ऐसा एपियर्स होगा कि सी से आएगा तो ये क्या होगा, सी से ही चला जाएगा, ठीक है। इधर को चाहे इधर को भी देख सकते हैं, ऐसे आएगा अगर मान लीजिए तो सी से ही चला जाएगा, ठीक है। अगेन हम बोल रहे हैं ये सब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही है, लेकिन ये थोड़ा कॉमन है इसलिए हम लोग इसको स्पेशल पढ़ लेते हैं, नहीं तो कुछ ऐसा खास नहीं है, ठीक है। इसमें भी अगर ऐसे जा रहा है सी से तो वो क्या होगा, ऐसे ही लौट के आ जाएगा। क्यों लौट के आ जाएगा कि सी से जो भी जा रहा है वो नॉर्मल है, और नॉर्मल इसका क्या मतलब 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो इस पर जो इंसिडेंट हुआ वो भी 0 डिग्री हुआ, रिफ्लेक्टेड हुआ वो भी 0 डिग्री हुआ, ठीक है। और जो आखिरी है तो ये है कि ये क्या है हमारा, तो जो आखिरी है वो ये है कि ये क्या है हमारा, नॉर्मल है। ये जो भी सी से पास हो रहा है वो नॉर्मल ही है, तो ये नॉर्मल है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंसिडेंट हो गया, और ये हमारा हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जिस एंगल से आएगा उस एंगल से चला जाएगा, ये तो सबसे कॉमन है, ठीक है। यहाँ भी वही होगा, मान लीजिए एंगल आई आया तो एंगल आर चला जाएगा,
ठीक है। आई होप रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय स्फेरिकल मिरर ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, मैं दोबारा समझा दूंगा। एक बार बस ऐसे चलते चलते देख लेते हैं। पहला ये है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो वो फोकस से पास कर जाएगा। ठीक है, कन्वेक्स के केस में भी वही होगा, बस उसमें एपियस टू डाइवर्ज होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, अगर फोकस से पास हो रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, इसमें एपियर टू डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है, तीसरा अगर सी से आ रहा है सी से चला जाएगा, अगर सी से आ रहा है एपियर टू तो सी से चला जाएगा। ठीक है, चौथा सबसे कॉमन ये है कि अगर कोई इंसिडेंट रे इंसिडेंट करता है जिसका एंगल आई है तो एंगल आई जितना है उसी के इक्वल एंगल आर होके वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, और ये सारा जो है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। अब हम लोग देखते हैं रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर। हम लोग देखते हैं कि इमेज कैसे बनता है कनकेव मिरर में और उसका रे डायग्राम, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर अभी आप लोग आगे अभी न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो उसमें इसका बहुत यूज है, ये आपके फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। उससे पहले हम लोग कुछ बातें समझ लेते हैं। देखिए, प्लेन मिरर आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन प्लेन मिरर को अगर हम समझेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे अगर प्लेन मिरर का बात कर रहे हैं तो आपको प्लेन मिरर का समझना है तो प्लीज़ दूसरा लेक्चर हमारा देख लीजिएगा। ठीक है, अगर समझना हो तो, नहीं समझना हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो प्लेन मिरर का जहाँ तक बात है तो तीन पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, पहला नेचर ऑफ इमेज, दूसरा साइज ऑफ इमेज, तीसरा पोजीशन ऑफ इमेज। तो प्लेन मिरर का जो नेचर है वो कैसा होता है, इमेज का वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। साइज कैसा होता है, सेम साइज होता है, ऐसा हम लोग देखते भी है घर में। पोजीशन क्या होता है, पोजीशन जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन जितना मिरर के करीब होता है, इमेज भी क्या होता है उतना करीब होता है। और ऑब्जेक्ट जितना दूर चलता चला जाता है, इमेज भी उतना दूर चलता चला जाता है, यही है। तो पोजीशन ऑफ द इमेज कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, लेकिन नेचर फिक्स है और साइज फिक्स है कि सेम साइज ही बनेगा। तो यहाँ देखते हैं कि अगर ए बी यहाँ है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। डी सी यहाँ है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट शिफ्ट हुआ वैसे वैसे इमेज भी क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो कहने का मतलब प्लेन मिरर में क्या बदल रहा है कुल मिला के, अगर पोजीशन चेंज करे तो क्या हो रहा है, इमेज का पोजीशन चेंज हो रहा है। अगर पोजीशन ऑब्जेक्ट का चेंज कर रहे हैं उससे साइज पे कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, तो नहीं पड़ रहा है। साइज चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। नेचर चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो। इसलिए हम लोग प्लेन मिरर का रे डायग्राम नहीं पढ़ते, क्यों, क्योंकि पोजीशन चेंज करने से हमारा नेचर नहीं बदलता है, साइज नहीं बदलता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करने से बस इमेज का पोजीशन चेंज होता है। लेकिन कनकेव के केस में ऐसा नहीं होता है। कनकेव के केस में अभी हम लोग 6 केस पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ये कनकेव मिरर है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ क्या होगा, फोकस होगा, और यहाँ क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो हम लोग 6 केस पढ़ेंगे। पहला केस, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। दूसरा केस बियॉन्ड सी, माने सी के बगल में इधर की तरफ है। ठीक है, तीसरा केस एट सी। चौथा केस पढ़ेंगे सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है। पांचवा पढ़ेंगे अगर फोकस पे है। छठा पढ़ेंगे बिटवीन पोल एंड फोकस है। तो ये पांचों केस में नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, सेम होगा। वो कैसा होगा, रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। इसमें नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा। ठीक है, और साइज ऑफ इमेज क्या होगा, हर केस में अलग 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 होगा। यहाँ साइज ऑफ इमेज क्या हो रहा था, सेम साइज हो रहा था। तो इसीलिए हम लोग रे डायग्राम पढ़ते हैं कनकेव मिरर का। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहला जो हमारा केस है वो है हमारा ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, यहाँ भी आप देख सकते हैं रे डायग्राम में। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा या फिर पॉइंट साइज होगा। नेचर क्या होगा, रियल या एंड इन्वर्टेड होगा। रियल इन्वर्टेड पता ही है, बार बार बोलने का कोई मतलब नहीं है। अगर एक्चुअल मीट हो रहा है तो रियल होगा, अगर एपियर्स टू मीट हो रहा है तो वर्चुअल होगा। इन्वर्टेड का मतलब अगर ये इमेज ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज भी ऐसा बना तो ये इरेक्ट हो गया। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज ऐसा बन गया तो ये इन्वर्टेड हो गया। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसका हम रे डायग्राम देख लेते हैं। तो एक रे ऐसे पैरेलल गया तो ये कहाँ से पास कर जाएगा, फोकस से, कोई दिक्कत। दूसरा रे पैरेलल गया कहाँ से पास कर जाएगा, फोकस से। तो ये दोनों रे जहाँ मिला है वहीं क्या बनेगा, इमेज बनेगा। इमेज कैसा होगा, इमेज का पोजीशन क्या होगा, फोकस होगा। ये फोकस दिख रहा है रे डायग्राम में। और साइज कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, मतलब बहुत छोटा होगा। और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। रियल क्यों होगा, क्योंकि एक्चुअल मीट हो रहा है, और इन्वर्टेड इसलिए क्योंकि इमेज जो बनेगा वो उल्टा बनेगा। ऐसे ऑब्जेक्ट है तो ऐसी इमेज बनेगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा।
अब बहुत सारे लोग जो एक्स्ट्रा दिमाग लगाए उनको ऐसा लगता होगा कि ये पैरेलल ही क्यों लिए, ऐसे क्यों नहीं लिए, वैसे क्यों नहीं लिए। तो एक बात याद रखिए कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो यहाँ से बहुत सारा रे निकल रहा होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन जो बहुत सारा निकल रहा होगा ये रास्ते में यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। मिरर के पास वही रे पहुँचेगा जो एकदम पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। इसलिए इस केस में हम लोग पैरेलल रे ही कंसीडर किए हैं। तो बात समझ में आ गया। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, और साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, पॉइंट साइज होगा, नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस हमारा ये कहता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सी है, या ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी है। तो ऑब्जेक्ट अगर हमारा बियॉन्ड सी है तो देखिए रे डायग्राम हम कैसे भी बना सकते हैं, जैसे भी हम चार पढ़े ना, एक हमारा पैरेलल है तो फोकस से आ जाएगा, दूसरा क्या है कि फोकस से है तो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम कोई भी रे कंसीडर करके इसका डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो अगर हम एक रे पैरेलल ले गए तो ये कहाँ से चला जाएगा, फोकस से। दूसरा रे अगर फोकस से ले गए तो ये कहाँ से चला जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम इसमें ऐसा नहीं कि दो ही ले लेंगे, हम इसमें तीन भी ले सकते हैं। तीसरा क्या लेंगे, अगर सी से जाएगा तो कहाँ होगा, सी से ही लौट जाएगा। लेकिन अगर एक ही में दो तीन बना देंगे तो क्या हो जाएगा, कंजस्टेड हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैक्सिमम दो या तीन लेते हैं ताकि हमको बात समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस केस में इमेज कहाँ बना, जहाँ दो रे मिलता है वहीं इमेज बनता है। अगर तीन मिलेंगे तो भी यही मिलेगा। ये था हमारा ए बी, इस केस में क्या हो जाएगा, ए बी। दूसरा केस क्या था कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी के बियॉन्ड है, तो इमेज कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच में बन रहा है, जैसा कि हमको रे डायग्राम से दिख रहा है। तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ हो गया, एफ एंड सी हो गया। साइज ऑफ द इमेज क्या हो गया, डिमिनिश्ड हो गया। पहले में क्या था, पॉइंट साइज, लेकिन इसमें पॉइंट साइज नहीं होगा, डिमिनिश्ड होगा। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। अब इसी को हम दूसरे तरीके से रे डायग्राम बनाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अगर हम मान लीजिए कि पहला रे हम क्या करें, ऐसे सी से ले जाए, तो ऑब्वियस सी बात है सी से ले गए तो सी से ही वापस आएगा, ठीक है। दूसरा क्या करे, ये ऐसे पी पे ले जाए और उसके बाद इक्वल एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा, फिर भी क्या करेगा, इमेज का जो पोजीशन था वहीं बनेगा। ये बस बताने के लिए आपको कि आप जैसे चाहे वैसे रे डायग्राम बना सकते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, एफ और सी के बीच में ही होगा। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, डिमिनिश्ड ही होगा। नेचर भी क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा, ठीक है। अब तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस हमारा ये कहता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, हमारा सी पे है। तो अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो उसके लिए कैसे रे डायग्राम बनाएंगे, तो उसके लिए एक रे ऐसे गया तो एफ से आ गया, कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए। दूसरा एफ से गया तो सी से आ गया, तो इसका इमेज कैसे बना, यहाँ बना, कहाँ बना, एट सी बना। ऑब्वियस सी बात है एट सी बनेगा। और साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, सेम साइज। इसमें क्या होगा, अगर ये जो भी इसका साइज होगा वही क्या होगा, इसका भी साइज होगा, ठीक है। और नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, जो कि हम लोग सबसे पहला स्लाइड में देख चुके थे कि ये जो चारों पांचों केस है इसमें क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। और एक ही केस है जहाँ वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, वो हम लोग आखिरी में देखेंगे। तो जब ऑब्जेक्ट सी पे है तो सी पे ही बनेगा, ये समझ में आ गया। दूसरे तरीके से रे डायग्राम बनाना चाहे वो भी देख लेते हैं। दूसरे तरीके से कैसे बनेगा, तो अगर ये ऐसे लिए तो ऐसे आ जाएगा, यही ना होगा जी, आई और आर। और अगर ऐसे फोकस से आया तो ये ऐसे। ये थोड़ा आप अगर पेंसिल और कॉपी बनाएंगे प्रॉपर बनेगा, मेजर करके। मेरा थोड़ा टेढ़ा हो रहा है तो उसके लिए थोड़ा उतना ध्यान मत दीजिए, ठीक है। रे डायग्राम कैसे भी बना सकते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आएगा। तीसरा चौथा केस हमारा क्या कहता है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ कहाँ हो, एफ एंड सी के बीच में हो। तो एफ एंड सी के बीच में होगा तो कैसे बनेगा, एफ एंड सी के बीच में होगा तो ऐसे आ जाएगा, और ये एफ से पास कर गया, एक एफ से गया, तो हमारा इमेज कहाँ बन गया, बियॉन्ड सी बन गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है, एफ एंड सी के बीच में है यहाँ पे, तो इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी बन रहा है। और साइज ऑफ द इमेज क्या है, इनलार्ग्ड है। नेचर ऑफ द इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक। और ये फिफ्थ पॉइंट हमारा ये है कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है, एफ पे है, तो ऑब्जेक्ट अगर एफ पे है तो इमेज कैसा बनेगा, एफ से ऐसे ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे। और भी कई कैसे भी ले जा सकते हैं, लेकिन एक जो देख लेते हैं वो ये है, ऐसे। ये सी से गया तो सी से ही चलाएगा।
अब देखिए ये मिलेगा तो कहीं, लेकिन कहाँ मिलेगा आई डोंट नो, तो इसलिए इसका इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। ऑब्जेक्ट अगर एफ पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। और साइज क्या होगा, हाईली इनलार्ज्ड होगा। नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। दोबारा से रे डायग्राम देखते हैं। एक रे यहाँ से ऐसे गया, इंसिडेंट हुआ, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये फोकस से पास होगा, ये हम लोग जानते हैं। दूसरा हम या तो ऐसे ले जा सकते हैं, कैसे भी ले जा सकते हैं, तो हम इस केस में अभी एक और ऐसे ले जाते हैं। ठीक, ये हमारा आई हो गया, ये हमारा आर हो गया। ये कहाँ मिलेगा, कहीं मिलेगा बहुत दूर जाके, तो इसलिए हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है। बात समझ में आ गया। ठीक है, आखिरी देख लेते हैं। आखिरी हमारा केस है कि अगर ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में है, तो अगर ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में है तो कैसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा कि ये चला गया ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, एफ से पास करेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। दूसरा हम कोई भी रे ले सकते हैं, तो अगर मान लीजिए हम ऐसे सी से ले जाते हैं तो ये इधर ही को आ जाएगा, तो हम इसको इधर पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, और जहाँ मिल जाएगा वहीं हमारा इमेज बनेगा। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, इस केस में कनकेव के केस में इमेज हमारा इधर बन रहा था और रियल बन रहा था, इसमें एक्चुअल मीट नहीं हो रहा है। तो कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल बनेगा। और कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आई होप सो। अभी तक क्या बन रहा था, रियल, क्योंकि एक्चुअल मीट हो रहा था, इसमें एक्चुअल मीट नहीं हो रहा है, इसलिए वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, इनलार्ड होगा। पोजीशन क्या होगा, बिहाइंड द मिरर होगा। और नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। रे डायग्राम दूसरे भी तरीके से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ऐसे गया तो फोकस से आ गया, और ऐसे पी से गया तो ऐसे आ गया, फिर इसको एक्सटेंड करेंगे तो कहीं जाके मिल जाएगा, वही हमारा क्या हो गया, पोजीशन ऑफ द इमेज हो गया। ठीक है, आई होप ये आपको छो के समझ में आ गया होगा। इसको एक बार अच्छे से और समराइज करके देख लेते हैं। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पे। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे। ये दोनों क्या है, आपस में रिलेटेड है। ठीक, और अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज कहाँ बन रहा है, एफ एंड सी। और अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में तो इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी। ये दोनों को देख लीजिए। ठीक है, और ये एट सी है तो एट सी है। ठीक है, और ये एक अलग केस है जिसमें क्या बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसको एकदम याद ही रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये काम आते हैं आगे। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको एक बार समराइज करके देख लेते हैं कि कैसे होगा छो के एक साथ। तो पहला हमारा केस था कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इसका रे डायग्राम देखते हैं। एक रे ऐसे आएगा, एक रे ऐसे आएगा। पैरेलल क्यों आएगा ये भी बता चुके हैं। तो ये कहाँ जाएगा, ये भी फोकस से क्रॉस करेगा, ये भी फोकस से क्रॉस करेगा, और ये दो रे जहाँ मिलते हैं वहीं हमारा क्या होता है, इमेज बनता है। तो इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट था तो इमेज कहाँ बना, फोकस पे। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अब ऑब्जेक्ट का पोजीशन थोड़ा शिफ्ट हो गया उधर की तरफ, इन्फिनिटी पे था अब उधर की तरफ शिफ्ट हो गया ऑब्जेक्ट का पोजीशन। ठीक है, तो अब क्या हो गया, सी के जस्ट बाद आ गया। तो सी के जस्ट बाद के बाद कैसा बनेगा रे डायग्राम, वैसा ही बनेगा कैसा भी। और ये एफ से गया, ये यहाँ से आया, तो इमेज कैसा बना, ऐसा बना। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही ऑब्जेक्ट इधर को शिफ्ट हुआ इमेज भी क्या हुआ, इधर को शिफ्ट हो गया। तो हम पांचों केस में ऐसा ही देखेंगे कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर को शिफ्ट होगा इमेज इधर को शिफ्ट होते जाएगा। पहला क्या था, इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बना, फोकस पे बना। दूसरा क्या था, बियॉन्ड सी था ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बना, सी और एफ के बीच में बना। तीसरा क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ, एट सी है, तो इमेज भी कहाँ बनता है, एट सी बनता है, कि जैसे कि हम लोग जानते हैं। और इसको एकदम ध्यान में रख लीजिएगा, जब हम 10वीं में थे हमको कुछ समझ में नहीं आया था। ठीक है, चौथा क्या था, सी और एफ के बीच में, फिर ऑब्जेक्ट क्या उधर को शिफ्ट हुआ, इमेज क्या होगा, इधर को शिफ्ट हो जाएगा। कैसे, देखिए, तो बियॉन्ड सी बन गया। ठीक है, एट सी पे था ऑब्जेक्ट तो इमेज भी कहाँ था, एट सी। अब ऑब्जेक्ट इधर को शिफ्ट हुआ इमेज भी क्या हो गया, इधर को शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ जाना चाहिए। और पांचवा जो हमारा केस है कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ हो, फोकस पे हो, तो इमेज हमारा कहाँ बनता है, इन्फिनिटी।
ये इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। ठीक है, अब जो हमारा आखिरी केस है वो ये है कि अगर पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट हो तो इमेज कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है। ठीक है, ये हमारा इमेज हो गया। अब ध्यान से देखिए, इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट तो कहाँ बना, फोकस पे बना। फोकस पे था ऑब्जेक्ट तो कहाँ बना, इन्फिनिटी पे बना। ठीक है, ये दोनों समझ पा रहे हैं आप। दूसरा क्या था, ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी था तो इमेज कहाँ बना, सी और एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट अगर सी और एफ के बीच में था तो इमेज कहाँ बना, बियॉन्ड सी बना। ठीक है, तीसरा क्या था, सी पे था तो सी पे ही बना। और उसके बाद छठा क्या था, अगर पोल और फोकस के बीच में था तो इरेक्ट हो गया और इनलाग्ड हो गया। ठीक, इसको एक बार समझ लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का देख लीजिएगा, फिर कुछ बच नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है, तो कनकेव मिरर कुछ भी छोटा को बड़ा देखने के लिए यूज होता है। अगर आप पोल और फोकस के बीच में रख दे उस ऑब्जेक्ट को तो वो मिरर के पीछे दिखेगा और थोड़ा बड़ा दिखेगा। तो वैसा किसी भी चीज़ में यूज हो सकता है, जैसे सेविंग मिरर हो गया। ठीक है, क्योंकि बड़ा दिखे। डेंटिस्ट यूज करते हैं अंदर का दांत देखने के लिए, क्योंकि वो भी थोड़ा साइज में बड़ा दिखे। ठीक है, तो यही है हमारा यूजेज। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग कन्वेक्स पढ़ेंगे और उसके बाद साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे और मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे। उसके बाद रिफ्लेक्शन हमारा खत्म हो जाएगा 8 9 10 से रिलेटेड न्यूमेरिकल करने के बाद।